हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा अशोक से संबंधित दूसरा भाग है। इससे पहले एक भाग अपलोड हो चुका है, आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम मुख्यतः अशोक के प्रमुख अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। उससे पहले हम यह जानेंगे कि अभिलेख क्या हैं। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के द्वारा शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे। अभिलेख क्या है? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। भारत में अभिलेख और शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने करवाया था? अशोक ने। और अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस से प्राप्त हुई थी। भारतीय इतिहासकारों ने अशोक के अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया है। यह कौन कौन से भाग हैं? पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। अब तक अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। भारतीय इतिहासकारों ने अशोक के अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया था। यह कौन कौन से भाग थे? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। बड़े पत्थरों पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा जाता है। स्तंभों पर लिखे गए लेख को स्तंभलेख कहा जाता है और गुफा के अंदर लिखे गए लेख को गुहालेख कहा जाता है। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज 1750 ईस्वी में पादेंद्री फैनथिलर ने की थी। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? पादेंद्री फैनथिलर ने। और इन्हें पढ़ने में सबसे पहली सफलता प्राप्त जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में प्राप्त की थी। अशोक की अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता प्राप्त किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम अशोक की अभिलेखों की भाषा और लिपि जानेंगे। अशोक की अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। अशोक के जो भी अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं वह सामान्यतः ग्रीक व अरमाइक लिपि में लिखे गए थे और ग्रीक व अरमाइक लिपि को यूनानी लिपि भी कहा जाता है। अशोक के जो भी अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं वह सामान्यतः खरोष्टी लिपि में थी और खरोष्टी लिपि सामान्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। एवं अशोक के जो भी अभिलेख भारत से प्राप्त हुए हैं वह सामान्यतः ब्राह्मी लिपि में थी। अशोक के भारत से प्राप्त जितने भी अभिलेख हैं वह किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में। अशोक की सबसे ज़्यादा अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। यहाँ कुछ अभिलेख दिए गए हैं और उनकी लिपि दी गई है। जैसे श्रीलंका से प्राप्त अनुराधापुर का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और पाकिस्तान की मानसहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। पाकिस्तान की मानसहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। तक्षशिला व लदमान अभिलेख अरमाइक लिपि में है एवं कंधार का सार एक कुना अभिलेख अरमाइक व यूनान लिपि में है। यह विशिष्ट अभिलेख हैं क्योंकि इनकी लिपि अलग है, जबकि जो अन्य अभिलेख हैं उनकी लिपि ब्राह्मी है। जितने भी भारत से प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। जबकि विभिन्न देशों से प्राप्त अभिलेख अलग अलग लिपि के हैं। अब हम अशोक के गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेखों को देखेंगे। गुहालेख क्या है? गुफा के अंदर लिखे गए लेखों को गुहालेख कहते हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुहालेख बनवाए थे। यह कौन कौन से हैं? कर्ण, चौपार, सुदामा व विश्व झोपड़ी नामक 4 गुफाओं का निर्माण करवाया और उनमें गुहालेख लिखवाए। बराबर की पहाड़ियों का वर्तमान नाम खलीवर्तक पर्वत है और यह बिहार राज्य में स्थित है। बराबर की पहाड़ियों का वर्तमान नाम क्या है? खलीवर्तक पर्वत। और अशोक की गुहालेखों की लिपि ब्राह्मी
और भाषा प्राकृतिक थी। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम अशोक के स्तंभ लेखों को देखेंगे। स्तंभ लेख सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ और दूसरा लघु। दीर्घ स्तंभ लेख वह होते हैं जो ज़्यादा लंबे होते हैं और इनमें ज़्यादा लेख लिखे होते हैं, जबकि लघु स्तंभ लेख वह होते हैं जो छोटे होते हैं और इनमें कम लेख लिखे होते हैं। दीर्घ स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक में 7 प्रकार के आदेश दिए गए हैं। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 6 स्थानों से। यह कौन कौन से हैं? यह है दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, प्रयाग स्तंभ लेख, रामपुरवा, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदगढ़। यह 6 स्तंभ लेख हैं। दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्राप्त हुआ था। इसी बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख हरियाणा के अंबाला जिले से प्राप्त हुआ था। इसी बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया था। प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था। रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ था और लोरिया अरेराज व लोरिया नंदगढ़ यह दोनों भी बिहार के चंपारण से प्राप्त हुए थे। अब हम इसके खोजकर्ताओं के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ की खोज स्टीफेन टेलर ने की थी। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की खोज कैप्टन पोलियर ने की थी। प्रयाग स्तंभ लेख की खोज T.S. वर्थ ने की थी और रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कार्लाइल ने की थी। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। और लोरिया नंदगढ़ एक ऐसा अभिलेख है जिसमें मोर का चित्र बना है। अब हम लघु स्तंभ लेख के बारे में देखेंगे। अभी हमने दीर्घ स्तंभ लेखों को पढ़ा, इसके अलावा कुछ लघु स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं। यह कौन कौन से हैं? लघु स्तंभ लेख की श्रेणी में सांची, सारनाथ, रुमुंदई और निगारी सागर के अभिलेख आते हैं। सांची अभिलेख मध्य प्रदेश के रायसेन से प्राप्त हुआ है। सारनाथ अभिलेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्राप्त हुआ है। रुमुंदई और निगाली सागर अभिलेख नेपाल के तराई क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। सांची स्तंभ लेख में क्या विशिष्ट है? इस स्तंभ लेख में महापात्रों के लिए बात की गई है। महापात्रों को आदेश दिया गया है सांची स्तंभ लेख में। सारनाथ स्तंभ लेख से राष्ट्रीय चिन्ह और गोल चक्र लिया गया है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वह किस स्तंभ लेख से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ लेख से। रुमुंदई स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। रुमुंदई अभिलेख को अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अशोक द्वारा कर की छूट प्रदान की गई है। और निगाली सागर अभिलेख की खोज फिलहर ने 1895 में की थी और सारनाथ स्तंभ लेख की खोज आरेनस्टाइन ने 1905 में की थी। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने गुहालेख और स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ा। अब हम शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। शिलालेख भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दीर्घ और दूसरे होते हैं लघु। दीर्घ आकार में बड़े होते हैं और लघु आकार में बहुत छोटे होते हैं। दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक में 14 आदेश दिए गए हैं। पहले हम स्थानों को देख लेते हैं कि कहां कहां से दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। धौली, जौगढ़, मानसहरा और शहबाजगढ़ी, यहाँ से दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। धौली उड़ीसा की पुरी में है, जौगढ़ उड़ीसा के जौगढ़ जिले में है, मानसहरा पाकिस्तान के पेशावर जिले से प्राप्त हुआ था और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के हजारा जिले से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा कालसी उत्तराखंड के देहरादून से प्राप्त हुआ था। गिरनार शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ जिले से प्राप्त हुआ था। सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र के पालघर जिले से प्राप्त हुआ था और एरानुडी अभिलेख आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से प्राप्त हुआ था। इसमें आपको विशिष्ट क्या याद रखना है?
जो पाकिस्तान का मानसहरा और शहबाजगरी अभिलेख है उसकी लिपि खरोष्टी है, और जो उड़ीसा का धौली और जोगढ़ अभिलेख है उसमें 11, 12 और 13 आदेश की जगह अन्य आदेश लिखे गए हैं। यह आपको विशिष्ट याद रखना है। ये सभी 8 अभिलेख में 14 आदेश लिखे गए हैं। कितने आदेश लिखे गए हैं? 14 आदेश। लेकिन जो धौली और जोगढ़ अभिलेख है उसमें 11, 12 और 13वां आदेश की जगह अन्य आदेश लिखे गए हैं। अब हम 14 आदेश देख लेते हैं। दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इन अभिलेखों में जो आदेश लिखे हैं उनको देख लेते हैं। पहला आदेश या पहला शिलालेख क्या था? पशु बलि की निंदा। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की बात की गई है। दूसरी शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अशोक के दूसरे शिलालेख में पशु और मनुष्यों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अशोक के तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों के लिए आदेश दिया गया है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी नगर का निरीक्षण करें। अशोक के चौथे शिलालेख में धम्मघोष या धम्म नीति की घोषणा की गई है। अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की गई है। 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात की गई है और 7वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? 7वें शिलालेख में। अशोक के 8वें शिलालेख में भी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट व सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में अधिकारी अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचें, यह कहा गया है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन के प्रति प्रेरित होने के लिए कहा गया है। यह है अशोक के 14 आदेश या पत्थरों पर लिखे गए लेख। अशोक ने यह बातें अपने पत्थरों पर लिखवाई थी और यह अभिलेख सामान्यतः 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब हम अशोक के लघु शिलालेख देख लेते हैं। लघु शिलालेख अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इन लघु शिलालेख में अशोक के उपनाम दिए गए हैं। इन उपनामों को देख लेते हैं। जैसे गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक का नाम बुद्ध शाक्य और स्वयं अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? गुर्जरा और मास्की अभिलेख में। जबकि भावरी अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त हुआ था। मास्की अभिलेख कर्नाटक के रायचूर जिले से प्राप्त हुआ था। भावरी अभिलेख राजस्थान के जयपुर से प्राप्त हुआ था। सहस्राम अभिलेख बिहार के शाहाबाद जिले से प्राप्त हुआ था। एरानुजी अभिलेख आंध्र प्रदेश के कर्नूल से। नेत्तूर अभिलेख कर्नाटक के मैसूर से और रूपनाथ अभिलेख मध्य प्रदेश के कटनी जिले से प्राप्त हुआ था। यह सभी फैक्ट आपको अशोक के अभिलेखों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्यकालीन साहित्य के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।